हो गया है। आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जुड़ने वाले विद्यार्थियों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन? कम है, एक बार थोड़ी सी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप सभी विद्यार्थी, जो भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, लवली लवली स्वीट स्वीट से विद्यार्थी हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जय हिंद है भाई। सभी बच्चों को जय हिंद। और आइए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। अब आज से कोई असुविधा आपके पास होनी नहीं है, जैसा कि चल रही थी। हाँ, पुष्पेंद्र गुड मॉर्निंग, रीना मौर्य, विकास पांडे, सौरभ पाल और क्या ये भागवत सिंह, स्वाट हैंड हाँ शॉर्ट, ये क्या लिखे हैं? स्पीकर लिखे हैं। सोनिया भी जुड़ चुकी हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है। आइए शुरू कर लेते हैं। जैसे कल थोड़ी सी मैंने शुरुआत जैसे ही करी थी वैसे चीजें थोड़ी ठीक नहीं हो पाई थी, तो अगर आप कहें तो कल वाला क्वेश्चन मैं फिर से कर दूं। कल वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा गड़बड़ हो पाया था मैं उसको फिर से करने का प्रयास कर दूं, अगर आप आदेश करें तो। अन्यथा आज मैं नए प्रश्न से शुरुआत कर लूं। क्या कह रहे हैं? कल वाला प्रश्न जो मलेक्ष वाला आपको प्रश्न दिया गया था, जैसे हमने कहा था मलेक्ष किस में कहा गया है, इसका उत्तर तो आपको पता है कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किस ब्राह्मण में कहा गया है? ये शतपथ ब्राह्मण में बोला गया। इतनी बात तो आपको बता दी गई थी कि शतपथ ब्राह्मण में इसकी बात हुई है। अब ये बताएं कि शतपथ ब्राह्मण में आपको बताया गया, इसका एक अर्थ आपसे पूछा जाता है कि शतपथ का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे मेरे शेर शेरियों, इस बात को याद रखना कि शतपथ ब्राह्मण का अर्थ होता है 100 पथ दिखाने वाला। 100 पथ का मतलब रास्ते दिखाने वाला, 100 रास्ते दिखाने वाला। अब इसका मतलब क्या हो गया? 100 रास्ते दिखाने वाला। ऐसा ग्रंथ जो सैकड़ों रास्ता दिखा दे, 100 रास्ता दिखा दे, उसे हम कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। उसे हम कहते हैं क्या? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो इस हिसाब से ठीक है, ये प्रश्न हो गया। चलिए ठीक है, सौरभ पाल ट्यूटोरियल शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आज एक नया प्रश्न आपके सामने उपस्थित है और वो प्रश्न देखेंगे आप सभी ध्यान से। पहले प्रश्न को समझेंगे, पूर्व की तरह ही हम लोग काम करेंगे। कौन सा एक जीवोम नहीं है? कौन सा एक जीवोम नहीं है? और जीवोम को अंग्रेजी में बायोम कहते हैं, ध्यान देना। जीवोम को अंग्रेजी में बायोम कहते हैं, इस बात को भी ध्यान देना। चलो अगला ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन आपके पास है रेगिस्तान। पहला ऑप्शन क्या हो गया? रेगिस्तान। और दूसरा ऑप्शन हो गया आपके पास घास का मैदान। घास का मैदान। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। और चौथा ऑप्शन है आपके पास टुंड्रा। टुंड्रा। अब इसमें से आप सभी आंसर करेंगे कि कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। यहां जरा कमेंट दिखा देंगे, उसी में तो मैटर है। क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन टाइप नहीं ना, इसे तो देख रहे हैं। चलिए कुछ दे दिए हैं आप लोग। अच्छा, ऑप्शन दिख रहा है बालकों? चलिए ठीक है, मैं इसको चेंज किए दे रहा हूं अभी, ये जस्ट
किसी का आंसर अभी दिख ना रहा भैया। भागवत सिंह का एक वाला आया है रेगिस्तान। और किसी प्यारे विद्यार्थी का कोई ऑप्शन, और कोई प्यारा मेरा बच्चा जो आंसर करना चाह रहा है, बताएं भाई। और क्या लग रहा किसी का? आकांक्षा श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग बच्ची। शेयर करके थोड़ा सा अपने फ्रेंडों को भी जोड़ लो। सभी बच्चे शेयर कर लो यार, देखो इतना कायदे से चीजें चल रही हैं। और मत मतलब गिने चुने, इससे ज्यादा तो ऑफलाइन आते थे बच्चे मेरे पास। रीना मौर्य का ए आ रहा है। अब आप लोग फंस गए हैं गुरुदेव के जंजाल में और जाल में, आप फंस चुके हैं। बाल को समझ लेना बात ध्यान से। क्वेश्चन ये रिपीटेड है, पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन है। देखने में बड़ा सतही प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन काम कारनामे इसके धारदार है। क्योंकि ये काम नहीं कारनामे करता आयोग, आपको पता है। आयोग तो कारनामे करता है। अविनाश सिंह भी जुड़ चुके हैं। विकास का डी है, अविनाश का बी है, और रीना मौर्य का ए है। तो मुझे लग रहा कि आप कितने बच्चे भी, किसी ने भी आंसर नहीं किया ऑप्शन सी को, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को। और राइट आंसर इज द पारिस्थितिकी तंत्र। क्यों? इकोसिस्टम क्यों अच्छा आंसर होगा? ये देखना, कौन सा एक जीवोम नहीं है। जीवोम का मतलब बायोम, हमने अंग्रेजी भी आपसे बता दिया, अंग्रेजी भी बता दिया। तो बायोम का मतलब देखिए, बायोम ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, रेगिस्तान का भी अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जब हम कभी किसी टॉपिक को लेंगे और उसमें आपको रेगिस्तान, जब रिजल्ट के बारे में या उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे कि कैसे रेगिस्तान को भी हम एक पारिस्थितिकी तंत्र मानेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब आपको बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जहां पर एक ही तरह के या विभिन्न तरह के चीजें आपको दिखाई देती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, सबके निके होते हैं, आवास होते हैं, और एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर कर सकता है। इस तरह के एक विशाल क्षेत्र को, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, हम उसको पारिस्थितिकी तंत्र समझ सकते हैं। इसको बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था बहुत पहले, आपको याद होगा ऑफलाइन क्लास में, कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आप सागर बताए थे, शायद समुद्र की चर्चा हुई थी उस पे, है कि नहीं है? तो उसी तरह से रेगिस्तान भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, घास का मैदान भी तो पारिस्थितिकी तंत्र है, घास का मैदान भी पारिस्थितिकी तंत्र है। अब घास में ही आप देखेंगे पशु भी चरने जाते हैं, घास में छोटे छोटे जीव और बैक्टीरिया, जीवाणु भी पाए जाते हैं, तमाम तरीके, तो वो अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र उसका हो गया। अब घासें भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, उनका भी अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। और टुंड्रा भी गजब का पारिस्थितिकी तंत्र है। टुंड्रा बायोम के बारे में भी आप पढ़ते होंगे, टुंड्रा होता है और तमाम तरीके की चीजें हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जो बायोम है, ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात ही कर रहा है। ठीक है, तो लगभग सिमिलर है, बायोम और पारिस्थितिकी तंत्र लगभग सिमिलर शब्द है ना। कभी कभी पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग बायोम के नाम से कह देते हैं। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको चीजें फटाफट क्लियर हो रही होंगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, धारदार प्रश्न लेते हैं, गजब का प्रश्न है, और यह भी प्रश्न रिपीटेड है। बालकों ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आ जाओ, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। और अगला प्रश्न क्या होगा आपके लिए? और अगला प्रश्न ये रहा, सुमेल करना है। ठीक है, कौन सा इसमें से सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और चौथा ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। और क्या क्या है देखते हैं। एड्यूस फ्रेजर पहला ऑप्शन है, एड्यूस फ्रेजर पहला ऑप्शन है, ये ड्यू फ्रेजर। थोड़ा सा टफ होगा, घबराना नहीं, थोड़ा सा टफ लगेगा, घबराना नहीं। पुलिस आयोग, पुलिस आयोग। और दूसरा ऑप्शन है एंटनी मैकडॉनल्ड, एंटनी
मैकडोनल, और इसके सामने लिखा है अकाल आयोग। अकाल आयोग ये अपने आप में बहुत ही पूरा प्रश्न है बच्चों। कोलिक स्टाक मानक्रीक, कोलिन स्टाक मानक्रीक, और इसके सामने सीमा निर्धारण आयोग, और चौथे ऑप्शन में है थॉमस रॉबर्टसन। थॉमस रॉबर्टसन, और इसके सामने लिखा है रेलवे आयोग। और अब आप लोग अपने सामने जो भी किताब खोल के बैठे हैं उसी को देखते मत रह जाना, उसी को देखते मत रह जाना। चलो थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग कर पाएंगे, ये पूरा का पूरा उम्मीद है मुझे। आप लोग कर पाएंगे, सभी बच्चे इसको कर पाएंगे, पूरा पूरा उम्मीद है। मानक्रीक फा है ये। उत्तर दे रहे हैं विकास पांडे का डी आ गया है, पहले ही वाला तो अभी लग रहा है। मंजू, गुड मॉर्निंग मंजू को। पुष्पेंद्र का उत्तर आया डी, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग से संबंधित नहीं है। और किसी का, मेरे सभी लाल लाली, और किसी का कोई उत्तर? भागवत सिंह का डी है। अब आप देखो, हम कहते ना कि हम बहुओं के साथ रहते हैं, बहुमत आपका ठीक जब आएगा तब हम आपका साथ देंगे, नहीं तो हम अपना वाला कर लेंगे। शीघ्रता से आंसर करें बच्चों, शीघ्रता से आंसर करें। आपके बहुओं में मत ना दिख रहा भैया, आपके बहुओं में मत नहीं दिख रहा है, बहुमत दिखाइए जरा सा। 10-12 लोग लाइव हैं लेकिन 10 उत्तर भी ठीक से ना आ रहे। एक बार देखो, ये आप केवल मानक्रीक को लेकर के फंस जा रहे हैं, आप मानक्रीक को लेकर के फंस जा रहे हैं, तो फंसना नहीं है आपको। मानक्रीक को लेकर के, मानक्रीक को लेकर के आपको फंसना नहीं है। ये जो मानक्रीक लिखा गया है इसी से आप सीमा से जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये सीमा से इसका कोई मैटर नहीं है, सीमा निर्धारण से इसका कोई मैटर नहीं है, बल्कि यह सिंचाई आयोग से संबंधित था। किस आयोग से? यह सिंचाई आयोग से संबंधित था। ठीक है, भारत में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जब आप अंग्रेजियत का विकास भारत में देखते हैं, जब आप अंग्रेजियत का विकास देखते हैं और भारत में अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ कारनामों को देखते हैं, या ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन अंग्रेजों की उपलब्धियां जब आप देखते हैं, तो उसके तहत आपको बताया जाता है कि किस तरह से अकाल आयोग का गठन किया गया, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। इस तरीके से तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसका जो सबसे सही आंसर, जैसे देखो एंड्रू फ्रेजर जो है ये पुलिस आयोग इसका अध्यक्ष था। ठीक है, इसी के लीडरशिप में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद एंटनी मैकडोनल, इसके समय अकाल आयोग ये अध्यक्ष था उसका। ठीक, हालांकि 4 आयोग अध्यक्ष बनाए गए, 4 या 5 आयोग आते हैं अकाल से संबंधित, आगे डिस्कस होगा। कोलिन स्टाक मानक्रीक ये सिंचाई से संबंधित है, जबकि थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे से संबंधित है। ठीक है, ये रेलवे से संबंधित है। तो इस तरह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही का मतलब कि सुमेल नहीं ना, तो ये सुमेलित नहीं है। अगर सिंचाई सामने लिख देंगे तब ये सुमेलित हो जाएगा, अगर ये सिंचाई आप लिखेंगे सामने तब ये सुमेलित हो जाएगा। ठीक हो गई बात? चलिए आ जाइए, आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ब्लैक से आपको दिख रहा है ना बच्चों? ब्लैक से आपको दिख रहा ना, स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि सही सुमेलन
इसमें से आपको देखना है गलत जोड़े का चुनाव करें। गलत जोड़े का चुनाव करना है, और गलत जोड़े का चुनाव आपको कैसे करना देख लीजिए। कौन कौन सा जोड़ा इसमें सही होगा ये आपको बताना है। चलो ऑप्शन ये लेते हैं। ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त। ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त, और इसके सामने लिखा है कुमार देवी। कुमार देवी। ऑप्शन बी, इसके सामने लिखा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, और इसके सामने लिख दिया है दत्ता देवी। और तीसरा ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त। तीसरा ऑप्शन है रामगुप्त, और इसके सामने लिखा है कुबेर नागा। कुबेर नागा। चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, और इसके सामने लिखा है अनंत देवी। अब 4 गुप्तकालीन शासक हैं और 4 शासकों की एक एक पत्नियां हैं। हालांकि इनके पास तो पत्नियां कई होती थी, लेकिन ऑप्शन में एक एक दिया तो हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन में तो एक ही दिया है। भक्ति सॉन्ग भजन, ये बाबू पीडीएफ वाली पढ़ाई ना देखे। पीडीएफ तो हम बनवा ही लेंगे, लेकिन ये ऑफलाइन की क्लास थी जिसमें बच्चे नोट्स बनाते हैं। जिसमें बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो बच्चे लिख भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। जितने भी बच्चे हमारे ऑफलाइन के हैं जो ऐप पे पढ़ते हैं, वो सब नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए लिख, जब तक हम लिखते हैं तब तक आप भी लिख लेंगे, है ना। पीडीएफ से पढ़ करके, पीडीएफ से पढ़ा करके व्यवसायिक हुआ जा सकता है, टिकाऊ ज्ञान नहीं हो सकता है। आपका ज्ञान टिकाऊ नहीं हो सकता है पीडीएफ पे। शाम वाली क्लास पीडीएफ पे चलती है। जिनको पीडीएफ की जरूरत पड़े, शाम को 7 बजे से जीके एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। शाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं भैया। उस पे पीडीएफ भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है वहां पे। जिनकी बहुत तैयारी हो वो आकर के वहां अपने आप को आजमा सकते हैं। चले बच्चा लोग, आंसर करें। आंसर करें भैया। चले, रीना का सी आ गया उत्तर। रामगुप्त, कुबेर नागा, और किसी का? रीना का सी आया है, भागवत का सी आया है, आशीष गुप्ता भी जुड़े हैं गुड मॉर्निंग के साथ। और ये कौन है? गरीब नवाज कुशवाहा। गरीब नवाज का उत्तर आया डी। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, ठीक है। और विवाह करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने
विवाह करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह प्रकार के सिक्के या उसी को कहते हैं दाम्पत्य प्रकार के सिक्के जारी किया था। किस प्रकार का सिक्का जारी करता है? दाम्पत्य प्रकार का सिक्का जारी करता है, या एक और सिक्का जारी करता है राजा रानी प्रकार का सिक्का। कैसा सिक्का? राजा रानी प्रकार का सिक्का। ये क्या है? सिक्का है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्का कौन सा शासक जारी करता है, तो राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी करने का काम ये करता है। अब राजा रानी का मतलब है कि एक ऐसे सिक्का बनाया गया है और इस सिक्के पर इस तरह से राज्याभिषेक के अवसर का सीन दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ राजा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ रानी बैठी हुई है। ठीक है, एक तरफ राजा बैठा हुआ है और दूसरी तरफ रानी बैठी हुई है। इसी को हम कहते हैं कि ये राजा रानी प्रकार का सिक्का है। ये कैसा सिक्का है? राजा रानी प्रकार का सिक्का है और इस पे चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम का अंकन किया गया है। ये सिक्के चांदी के हैं। ये सिक्के चांदी के हैं, तो चांदी के सिक्के को जारी करने वाला जो शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। दूसरा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। रामगुप्त के बारे में मामला थोड़ा सा गलत है। यहां पे रामगुप्त आंसर में नहीं है। ठीक है, रामगुप्त यहां पे आंसर में नहीं है, बल्कि रामगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था। यहां पर अगर चंद्रगुप्त द्वितीय होता, चंद्रगुप्त द्वितीय माने सी वाले ऑप्शन में रामगुप्त नहीं बल्कि रामगुप्त के स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय अगर होता तो यह उत्तर आपका सही हो जाता। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा था और कुमार गुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी था। ये आपसे कई बार पूछे गए हैं। सभी के पत्नियों के नाम जबरदस्त हैं, इंपॉर्टेंट हैं, 1000 बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है इसको, इसलिए यह भी सवाल ध्यान देना, इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसी ने चंद्रगुप्त ने वास्तव में हम कह सकते हैं कि गुप्ता साम्राज्य को एक बेहतर स्थायित्व प्रदान कराता है। गुप्त साम्राज्य को एक बेहतर स्थायित्व प्रदान कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस झील के समीप स्थित है? श्रीहरिकोटा किस झील के समीप स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है पुलिकट। पहला ऑप्शन है पुलिकट झील। दूसरा ऑप्शन है चेम्बरमबक्कम झील, और तीसरा ऑप्शन है कोलेरू झील। कोलेरू झील, और चौथा ऑप्शन है उस्मान झील। उस्मान झील, चौथा ऑप्शन है उस्मान झील। चले देखते हैं किसमें कितना है दम। बहुत सरल सा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक रहें, आंख और कान खोल करके जी रहे होंगे, तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
आंख कान खोले रहने का मतलब है कि समाचार अगर आप पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से आप अगर समाचार को ठीक ठाक से समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी विद्यार्थी दे पाएंगे। उत्तर आना भी शुरू हो गया। रीना मौर्य का सी है, गरीब नवाज का डी है, और स्टेनो का है ए, पुष्पेंद्र का बी, आकांक्षा का ए, भागवत का बी। बहुमत ठीक ना है भैया, बहुमत ठीक नहीं है। फिर से एक बार ट्राई करिए, आपको एक अलग चांस मैं दे रहा हूं कि श्रीहरिकोटा किस झील के किनारे स्थित है ये बताना है, किस झील के किनारे स्थित है ये बताना है। तो जितने भी विद्यार्थियों ने आंसर ए किया है वो खुश हो जाएं कि उनका मामला सही बन गया है। जो भी विद्यार्थी आंसर ये टाइप किए हैं वो खुश हो जाएं कि उनका सही है। आकांक्षा का सही उत्तर है, आकांक्षा का उत्तर सही है। और किसी विद्यार्थी का? और तो लगभग, हाँ, ये कौन है, स्टेनो सागर सम्राट का ए आया, इनका भी सही उत्तर है। ठीक है, ये जो चेम्बरकम झील है ये तमिलनाडु में है, इसको लेकर आप परेशान हुए होंगे। ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अगर इसकी अवस्थिति आप चाहे तो लिख सकते हैं, तमिलनाडु में है। और इसका उद्गम होता है अडयार नदी से। अगर इसके उद्गम को आप जानना चाहें तो एक अडयार नदी है, इसी अडयार नदी से इसका उद्गम होता है। इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। अगर हम देखें कि चेम्बरक्कम जो झील है ये तमिलनाडु में है, चेम्बरक्कम जो झील है ये तमिलनाडु में है। ठीक हो गई बात, तमिलनाडु में है। पंकज कुमार जुड़े हैं, इंग्लिश अजीत भी जुड़ चुके हैं। ये उत्तर दे दिया। अमर सिंह गुड मॉर्निंग बोल दिए हैं। चलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है जो अभी अभी ताजा ताजा जुड़ रहे हैं, हालांकि हमें जुड़े तो ठीक ठाक समय हो गया है। आ जाओ, एक बात और देख लो, कोलेरू झील के बारे में कोई बताएगा? अच्छा, ये पहले एक बात बता लो कि पुलिकट झील अगर सही उत्तर है तो ये श्रीहरिकोटा इसी के पास स्थित है। राज्य आप बता सकते हैं क्या कि श्रीहरिकोटा किस स्टेट में है, किस राज्य में है? आप इसका बता सकते हैं क्या? किस राज्य में है श्रीहरिकोटा? आप लोग कमेंट करो, तब तक आप लोग कमेंट करो, तब तक मैं तीसरे वाले ऑप्शन से आपकी चर्चा जोड़ता हूं। तब तक मैं तीसरे वाले ऑप्शन से आपको जोड़ता हूं। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कोलेरू झील, अब देखो कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील के बारे में इतना जानना है कि यह आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। कहां पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पे है भैया? आंध्र प्रदेश में है। और किस नदियों के मध्य? तो कृष्णा और गोदावरी के बीच स्थित है। कृष्णा और गोदावरी के मध्य में स्थित है। बस इतनी बात यहां पे याद रखना कि कोलेरू झील। अच्छा, एक बात और याद रखना कि यह ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। आपको पता है कि झील कई तरह से होता है। एक लैगून झील होती है, लैगून का मतलब खारा पानी। लैगून का मतलब क्या होता है सभी लाल लाली? खारा पानी। अदनान अहमद का आंध्र प्रदेश उत्तर आया। हाँ ठीक है, बाकी लोग भी आंसर कर ले। और यार तुम लोग अगर गलत हो जाता तो डिलीट मत किया करो यार भाई, डिलीट मत किया करिए। कोई रेपुटेशन आपकी नहीं घट जा रही है। जब आपके मस्तिष्क में जो गलत ऑप्शन वाला कचरा है वो निकलेगा तभी तो नया वाला चीज आप करेंगे, तभी तो आप नई बात सीखेंगे। तो इसको एकदम बेशर्म हो जाया करिए, सीखने के लिए बेशर्म हो जाया करिए। सीखने के लिए आपको बेशर्म होना है। चलो, चौथी झील क्या है? उस्मान झील है। चौथी झील क्या भैया? चौथी झील उस्मान झील है। और उस्मान झील के बारे में क्या बोलेंगे? उस्मान झील के बारे में क्या बोलना है? जो उस्मान झील है ये आंध्र प्रदेश में, उस्मान झील जो है ये हैदराबाद में है। क्षमा चाहते हैं, ये हैदराबाद में है। उस्मान झील हैदराबाद में है। और ये
ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है, इस बात को नोटिस करना है। उस्मान झील हैदराबाद में है, ताजे पानी की झील है। ठीक है, ताजे पानी की झील है। अगर टाइप इसका आप जानना चाह रहे हैं ना, टाइप, तो हम कह सकते हैं कि यह एक कृत्रिम झील का एग्जाम्पल है, या एक कृत्रिम झील का एग्जाम्पल है, कृत्रिम झील का उदाहरण है। कैसा? कृत्रिम झील का उदाहरण, इस बात को भी याद रखना है, कृत्रिम झील का उदाहरण है। चलो, अगर हम बात कर लिए थे श्रीहरिकोटा की, तो थोड़ा सा इसको और विस्तृत समझ लेना है, इसको थोड़ा सा और विस्तृत समझ लेना है। जैसे अगर हम ये बात करें, जैसे ये मान लो ये हमारा भारत है, और इस तरह से आप जानते हैं कि भारत के जो तटीय प्रदेश होते हैं वो दो तरह से, जैसे जो इस साइड होगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पूर्वी तट। क्या बोलेंगे इसे? ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है ना, ये यहां से लेकर के और यहां तक हम बोलते हैं क्या? पूरब तटीय क्षेत्र। जो एलो लाइनिंग दिख रही है ये पूरब तटीय क्षेत्र है, और जो इस साइड आपको दिख रहा है ये पश्चिम तटीय क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये पश्चिम तटीय क्षेत्र है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक, यहां से ये ब्लैक वाली साइड, ये पश्चिमी तट बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? पश्चिमी तट बोला जाता है। तो एक बात आप याद रख लेना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि श्रीहरिकोटा किस तट पर स्थित है? श्रीहरिकोटा भारत के किस तट पर स्थित है? श्रीहरिकोटा किस तट पर स्थित है? अगर ये जानना है तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी तट। एक बात तो ये सीख लिया आपने कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, किस झील के किनारे है और किस तट पर है। ठीक है, श्रीहरिकोटा किस झील में के किनारे है, किस राज्य में है और किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर है। अब इससे जुड़ा हुआ एक बात और आप समझ लेना कि पश्चिमी तट की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अब पश्चिमी तट का मतलब, जैसे यहां से अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया, यहां से लेकर के ये, इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट, या इसी को कलिंग तट कहते हैं। इसी को हम लोग उत्कल तट या कलिंग तट कहते हैं। और इसी के बाद छोटा सा एक एरिया यहां से मिलेगा जिसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार से अगर और आप नीचे खिसकेंगे तो आपको एक और एरिया मिलेगा जिसे हम आंध्रा का तट कहते हैं। ये है आंध्रा का तट। ठीक है, आंध्रा का तट, आंध्र प्रदेश का तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तट। और नीचे अगर उतरेंगे तो हम देखेंगे कि कोरोमंडल तट मिलेगा जिस पर चेन्नई स्थित है। यहां से लेकर के यहां तक कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। अब इधर देखो गुजरात का तट है ना, गोवा का तट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देखोगे केरल का तट आ जाएगा, है ना, केरल का मालाबार तट। केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट है। केरल का मालाबार तट है, कई बार आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में। ऐसे करके तमाम तट हैं, तमाम तटों में बटा हुआ है। और यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला एरिया है, ऐसे देखो यहाँ पे श्रीलंका लटका हुआ है। और यहाँ पे जो बीच वाला एरिया ये बनता है, ये पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि है। क्या है भैया? पाक जल संधि। ये क्या है? तो ये पाक जल संधि है जो किसे अलग कर रही है? भारत और श्रीलंका को। ये क्या है मुन्ना? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। और ये अपना स्वर्ग से सुंदर भारत। ठीक है, अपना स्वर्ग से सुंदर भारत और श्रीलंका किस जल संधि से अलग होता है? किस जल संधि से अलग होता है? तो हम कहेंगे किस जल संधि से अलग होता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको पाक जल संधि से अलग होता है। अब देखो पश्चिमी तट में क्या क्या देखा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है
कि जो श्री हरिकोटा है ये पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील के पास स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इस बात को याद रखना है। यहां आंध्रा तट पे आप देखेंगे तो यहां पे एक झील आपको दिखेगी, यहां पे एक झील है जिसे हम पुलिकट झील कहते हैं, पुलिकट झील कहते हैं। ठीक है, और इसी झील पर श्री हरिकोटा स्थित है। यहां पे यहीं पर क्या है, इसी के पास श्री हरिकोटा स्थित है, श्री हरिकोटा स्थित है, श्री हरिकोटा स्थित है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, श्री हरिकोटा स्थित है। और जो कोरोमंडल का तट है हमारा, जो कोरोमंडल का तट है, यहीं पे आप देखेंगे एक झील, आपको झील नहीं मतलब वो बीच पाया जाता है, एक बीच है। पुष्पेंद्र सर गलत है, क्या गलत है भाई, क्या गलत है, जरा सा स्पष्ट करें आप। देखो यहां पे चेन्नई है, ठीक है, यहां पे क्या है, चेन्नई है। और इसी चेन्नई की कुछ खासियत आप जान लीजिए, चेन्नई की खासियत क्या है। चेन्नई से दो बातें आपको याद रखना। इसी चेन्नई में एक बीच है जिसे हम मरीना ब्रिज कहते हैं, जो भारत का सर्वाधिक लंबा बीच है। यही चेन्नई में एक बीच पाया जाता है। बीच का मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे जुहू बीच है, गोवा का बीच है, समुद्र का वो किनारा जहां पर टूरिस्ट जाकर के अच्छे अच्छे मौसम का आनंद उठाते हैं। अब चेन्नई में क्या है, मरीना बीच है, मरीना बीच, इसी को अंग्रेजी में पुलिन कहते हैं। बीच को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीच को अंग्रेजी में पुलिन बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि मरीना पुलिन किस राज्य में है या कहां पर है, तो चेन्नई में है। ठीक है, इसको आप देखेंगे कि मरीना बीच या मरीना पुलिन चेन्नई में है। और चेन्नई से हम लोग समुद्र तल को मापते हैं। समुद्र तल का मापन हम लोग कहां से करते हैं, समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है, चेन्नई से ही किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि श्री हरिकोटा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, पूर्वी तट और पश्चिमी तट उल्टा लिख दिया हूं, क्षमा चाहते हैं विद्यार्थियों, क्षमा चाहते हैं। इधर पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है और इधर पूर्वी तट है। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, अब देखो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसको मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट आपको बताया हूं क्या, कि सबसे इसका जो पूर्वी स्थल है, भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तर और दक्षिण बिंदु पर चर्चा हुई थी ना आपसे। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या बनेगा, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, गौर माता या मोता, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु गौर माता है या गौर मोता, पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है गुजरात में, ठीक है, गौर माता गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु इसका बताया गया था अरुणाचल प्रदेश किबीथू में है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थल है जिसे हम किबीथू कहते हैं, किबीथू में है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान ले लेंगे कि इधर आपका बनेगा पूर्वी तट, इधर बनेगा पश्चिमी तट। आपको इसको मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए। इधर उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तर और पूरब पश्चिम, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, या यहीं पे आप देखेंगे कि एक एरिया पड़ेगा कन्याकुमारी जिसे आप कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं ना। यहां पे है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, या इसी को केप कमोरिन कहते हैं। कन्याकुमारी या इसी को केप कमोरिन कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं, कन्याकुमारी या इसी को केप कमोरिन कहते हैं।
चले ठीक है, बस बहुत ज्यादा फैक्ट इस पे हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है आपके पास? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण का, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने लिखना है। पहला ऑप्शन है हाथी, और दूसरा ऑप्शन है सांड, तीसरा ऑप्शन है स्तूप, तीसरा ऑप्शन है स्तूप, और चौथा ऑप्शन है पद चिन्ह। पद चिन्ह, हाथी, सांड, स्तूप और पद चिन्ह, इनमें से कौन सा उत्तर सही है और सटीक है? सबसे सही, सटीक, सुंदर और मजबूत टिकाऊ आंसर करेंगे आप सभी। पुष्पेंद्र ने सी कह दिया, और किसी बच्चे का आंसर? पुष्पेंद्र ने सी आंसर बोला है। सोनिया का सी आया, सोनी का डी आया है, आकांक्षा का सी आया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? सोनिया का सी है। देखो बहुमत तो सी के साथ जा रहा है, जितने भी कमेंट करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी आप सही नहीं कह रहे हैं। इसके बावजूद भी आपका उत्तर सही नहीं है। सही कैसे नहीं है? अब देख लो, जो हाथी प्रतीक चिन्ह है बुद्ध के किस जीवन से, तो हाथी उनके गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। गर्भ में आने का प्रतीक है। बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। और सांड बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना जाता है। सांड बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना जाता है, जबकि स्तूप बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अर्थात बुद्ध की मृत्यु की घटना जो थी, वो उसका जो आप चिन्ह है, प्रतीक है, वो स्तूप है। ठीक है, मृत्यु का स्तूप है। जबकि हमने पूछा है महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, तो पद चिन्ह होता है। निर्वाण या महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो पद चिन्ह है। आप मृत्यु और महापरिनिर्वाण या निर्वाण में कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मृत्यु और निर्वाण दोनों को सेम या तो समझ ले रहे हैं। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक, और पद चिन्ह जो है ये इनके निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। अगर कुछ और प्रतीकों की हम बात कर ले, जैसे इनके जीवन से जुड़ा हुआ एक घटना, एक प्रतीक है कमल। ठीक है, तो कमल इनके जन्म का प्रतीक है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इनके कैसे प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। और एक पशु इनके जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, घोड़ा, जो गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक है। एक वृक्ष इनके जीवन से जुड़ा है, पीपल। पीपल इनके ज्ञान अथवा बोधि का प्रतीक है। पीपल इनके ज्ञान अथवा बोधि का प्रतीक है। और शेर एक पशु जुड़ा हुआ है जो इनके समृद्धि से जुड़ा हुआ है। शेर बुद्ध के समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बुद्ध के समृद्धि से जुड़ा हुआ है। बुद्ध के समृद्धि
समृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है तो आप इसका उत्तर देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। इस तरह से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, समरेश यादव का सी आया, सोनिया का सी आया, लगभग सभी का, आनंद शुक्ला और ज्योति मौर्य, 2 बच्चों का डी आया था, लगभग बाकी सभी लोग, हाँ सोनी का डी आया था, 3 लोगों का डी आया है, बाकी सब सी के चक्कर में परेशान थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप इस तरह के प्रश्न को गलत करने की जिद में नहीं रहेंगे, अब आप सही करने की जद में आ जाएंगे। आ जाओ, कमल क्या है? कमल जन्म का प्रतीक, घोड़ा। अच्छा, घोड़े का नाम कंथक था, घोड़े का नाम कंथक था, इस बात को याद रखना। पीपल, पीपल वृक्ष, इसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शेर इनके समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, शेर इनके समृद्धि का प्रतीक है। तो आइए, उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। समरेश यादव पूछ रहे हैं कि निर्वाण का क्या मतलब है। देखिए, निर्वाण जो होता है, सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए निर्वाण क्या होता है। सभी लोग ध्यान से देख लेंगे निर्वाण क्या होता है, क्योंकि सभी को निर्वाण की जरूरत पड़ती है। बौद्धिज्म के 2 शब्द हैं, एक शब्द निर्वाण है और दूसरा शब्द महापरिनिर्वाण है। एक शब्द निर्वाण है और दूसरा शब्द क्या है? महापरिनिर्वाण है। अब इन 2 शब्दों के स्पेसिफिक अर्थ क्या है, इनकी विशिष्टता में इसके अर्थ क्या है। देखें, अगर हम निर्वाण की बात करें या इसका अर्थ समझें तो निर्वाण का अर्थ होता है भैया दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। अब कैसे दीपक का बुझ जाना, कैसे दीपक का बुझ जाना? अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपका दीपक बुझा कि नहीं बुझा? दीपक का बुझ जाने का मतलब है, इसका जो सेंस है कि दीपक का बुझ जाना, इसका मतलब है कि सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से मन का बिलगाव, मन का बिलगाव ही क्या है? निर्वाण है। अब कैसे? एक एग्जाम्पल से आप समझें। अगर मान लीजिए ये कोई एक लड़का है और ये कोई एक लड़की है, पहली ही नजर इन्होंने देखा और पहली ही नजर में नैना चार हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। 2 लोग मिलेंगे तो 4 होगा, 4 हो गया। अब दोनों गाना गाने लगे, हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, मैंने दिल तुझको दिया, तूने दिल मुझको दिया, रमैया वस्ता भैया। गाना गाने लगे और गाना गाने के बाद कंडीशन ये आई कि अब ये लड़का जो है ये प्रयागराज चला आया था तैयारी करने बीट एग्जाम्स के साथ, और पता चला कि जब कुंभ का मेला हुआ था तो मेला में इसने अचानक, अच्छा कई साल बीत गए थे, इसको कई बरिस बीत गए थे कि ये क्या कर रहा था, भूल चुका था उसको। अब आकर के पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ काम ठीक इसका चल रहा है। 5-7 साल बाद इसको अचानक सेम उसी की तरह की एक महिला सामने से दिखी। मान लीजिए इसका नाम हम कह दे रहे हैं कि इस लड़की का नाम यश से रहा होगा कुछ, और इसका नाम के से रहा होगा बच्चे का। तो इस विद्यार्थी ने जैसे यश को देखा, इसको तुरंत इसका कलेजा धक से कर गया, कलेजा धक से करेगा कि अरे कहीं यश तो नहीं है। ये बताओ, आज के 8 साल पहले जिस सामान को उसने देखा था और 8 साल तक वो उससे अलग होने के बाद भी उसके मन में अचानक वो वस्तु देखने से उस तरह का भाव उत्पन्न होना, क्या दोनों की जुदाई को परिभाषित कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इस बच्चे के हृदय में कहीं ना कहीं, उसके अंतरात्मा में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं इतना प्रगाढ़ प्रेम छुपा हुआ था सुसुप्तावस्था में कि इस सामान को देखते ही विस्फोट हो गया। अब बताओ, ये जो संबंध निकला, क्या दीपक बुझ गया था? सांसारिक वस्तुओं से बिलगाव हो चुका था? बिल्कुल नहीं हुआ था। सांसारिक वस्तुओं से जो मोह माया है, जो मोह माया है उससे विरक्त हो जाना, मोह माया से एकदम भूल जाना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक ताना बाना को भूल जाना, ये क्या है? जब आप त्रिरत्नों का पालन करते बुद्धिज्म के और अष्टांगिक मार्गों पर चलते हैं तो आपकी तृष्णा का उन्मूलन होता है।
जब आप अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हैं तो आपकी तृष्णा, तृष्णा का मतलब कि बहुत सारी चीजें लालच अपने मन में पैदा कर लेना, उसे तृष्णा कहते हैं। अतृप्त इच्छा, असंतुष्ट वाली जो इच्छा है, जो असंतुष्टि की मानसिकता है, उसे तृष्णा बोला गया है। जब आप अष्टांगिक मार्गों का अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म आप फॉलो करते हैं अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग के 8 चरणों में आते आते जब लास्ट चरण आप पहुंचते हैं समाधि के स्तर तक, तो आपके मस्तिष्क के जो बाह्य विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आप एक शुद्ध विशुद्ध मानसिक स्थिति, मन स्थिति में पहुंच जाते हैं। और ऐसी अवस्था में आप सांसारिक वस्तुओं से एकदम अलग पड़ जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सभी से आपका संबंध टूट जाता है और आप एक भिक्षु की भांति अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। इस अवस्था को बोला गया है निर्वाण। इस अवस्था को क्या बोला गया है? निर्वाण। और जो निर्वाणिष्ठ है, जो निर्वाण को प्राप्त कर चुका है, मतलब जीते जी मर गया है, जीते जी मतलब इतना बेवफा हो जाए कि देखने के बाद भी मुंह कद हत मुझौसा, मतलब यही तो है हमारा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेवफा वाला टाइप का फीलिंग आता है। तो वो भी कहां भूला है, जो बेवफा कह देता वो भी कहां भूल पाता है भाई, वो तो और जबरदस्त तरीके से याद करता है। तो जो भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। निर्वाण का मतलब है कि जीते जी इसी संसार में आप क्या हैं, सांसारिक वस्तुओं से अलग हो जाए, दैट कॉल्ड इज निर्वाण। और महापरिनिर्वाण, अगर आप इसी कंडीशन में, मतलब सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का भाव हृदय में सजो करके आप रखे हैं और इसी कंडीशन में यदि आपकी मृत्यु हो गई, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तब उसे हम कहते हैं भैया महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण इसी जीवन में संभव है, मतलब जीते जी, जीते जी आप किसी को भूल सकते हैं, भूला इस कदर कि फिर कभी याद ना आया। ठीक है, भूला इस कदर कि फिर कभी याद ना आया, इस अवस्था को कहेंगे निर्वाण। और जब इस अवस्था में, अच्छा ये जीवन रहते संभव है, जैसे आप किसी को अगर भूलना चाह रहे हैं तो बताओ इसी जन्म में भूलोगे कि मर के भूलोगे? अब वो तो अलग बात है, मर के भी वादा तेरा भूलेंगे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन चाहो तो भूल सकते हो कि नहीं भूल सकते हो? अगर भूल गए तब निर्वाण हो गया है, नहीं भूल पाए तो फिर दिक्कत है तुम्हारे साथ भाई। निर्वाण का मतलब ये, महापरिनिर्वाण का, निर्वाण इसी जीवन में संभव है, इसको भी याद रखना, निर्वाण इसी जीवन में संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु के बाद ही मिलती है। जैसे हम कहें कि आत्मा का परमात्मा से सदैव के लिए मिलन हो जाना, आत्मा का परमात्मा से सदैव के लिए मिलन हो जाना, दूध में पानी का मिल जाना, सागर में नमक का मिल जाना, ये ऐसे कुछ शाश्वत सत्य हैं जिसे पुनः आप अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवात्मा जब उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाए और पुनर्जन्म के, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए, उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। उसे क्या बोलते हैं भैया? महापरिनिर्वाण। उम्मीद है कि आपको ये बात ठीक ठाक लगा होगा, आप इसको कायदे से बात को समझ गए होंगे, ठीक ठाक से आप समझ गए होंगे। चले, मुझे लगता है कि अब अच्छा, समरेश जी बताएं कि आप समझ पाए हैं निर्वाण और महापरिनिर्वाण का अर्थ? समरेश जी बताएंगे क्या आप महानिर्वाण और निर्वाण का अर्थ समझ पाए हैं? जितने भी लोग देख रहे हैं वो बता दे एक बार कि क्या आप, एक लोगों को तो समझ में आ गया भाई, ताली बज रही है सोनी जी की तरफ से। चले अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम, अगला प्रश्न है लाइसोसोम, अगला प्रश्न है लाइसोसोम
लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था, यह बात आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कैमिलो गॉल्जी, पहला ऑप्शन है कैमिलो गाल्जी, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है डी डुवे, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा ऑप्शन है अल्टमैन, तीसरा ऑप्शन है अल्टमैन, और चौथा ऑप्शन है बाबेरी। बाबेरी। चले भैया, समरेश जी ने कह दिया बहुत अच्छे ढंग से। चलिए ठीक है, जो हमने कहा आप समझ गए, अच्छी बात हो गई। चले लाइसोसोम, नेक्स्ट प्रश्न, लाइसोसोम की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था ये आपको बताना है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। बी भागवत का बी, रीना का ए, पुष्पेंद्र का ए, और किसी का, और किसी विद्यार्थी का उत्तर? और किसी का उत्तर? आकांक्षा का ए। आकांक्षा, तुमको हम डांटेंगे बहुत, एक सवाल ठीक से साइंस का तुम ना कर पाती हो। साइंस की विद्यार्थी होने के बाद भी तुमसे साइंस का ठीक ना होता है। सोनी का बी आया है। देखो इसका उत्तर तो होगा बी, ठीक है, उत्तर क्या होगा बच्चों? बी होगा। ये जो कैमिलो गाल्जी है, इन्होंने गाल्जी काय को खोजा था, ठीक ना, गाल्जी उपकरण को खोजा था, इन्होंने गाल्जी उपकरण को खोजा था, ठीक है। जो गाल्जी काय होता है, ये कोशिका जो होते हैं उसके अणुओं को यातायात का प्रबंधन करता है, कोशिका अणुओं के यातायात का प्रबंधन करता है, कोशिका अणुओं के यातायात का प्रबंधन, ठीक है, यातायात का प्रबंधन करता है कौन? यातायात का प्रबंधन करता है गाल्जी काय, ठीक है, गाल्जी काय क्या करता है? गाल्जी काय करता है। गाल्जी काय। अब अगर आपसे पूछेगा कि गाल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गाल्जी काय की खोज किया था कैमिलो गाल्जी ने, और गाल्जी काय क्या करता है? कोशिका अणुओं के यातायात का प्रबंधन करता है। अच्छा एक बात देखना, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सेल्स में, माने कोशिका में यातायात का कार्य कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस कौन है? आप सेल जानते हैं ना? अरे भैया सेल, सेल कौन सा सेल? मोबाइल वाला सेल नहीं, टार्च वाला सेल नहीं, ये जो ह्यूमन बॉडी या जो हमारे जीव होते हैं, किसी भी जीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक ना। कैसी यूनिट होती है? फंक्शनल यूनिट होती, कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं, मानव के शरीर में या जीवाणुओं में, सीधा सीधा जीवों का कह सकते हैं। समरेश का बी आ गया। चलिए सभी का उत्तर बी है, तो मैं सीधा सीधा बताना प्रयास कर रहा हूं, किसी का ये है किसी का बी है। तो अभी आपके सामने जो उत्तर आ गया क्या है? कैमिलो गाल्जी। क्या हुआ इसके बारे में? अब ये देखो, ये जो डुवे हैं, डी डुवे, इन्होंने इसकी खोज करी थी लाइसोसोम की, और लाइसोसोम के बारे में कहा जाता है कि यह अंतःपाचक कोशिकाओं में सहायता करते हैं, ठीक है। ये अंतः जो है कोशिका पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, कोशिका पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। लाइसोसोम
लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं, ठीक है, पाचन थैली कहते हैं, लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अल्टमैन का, इन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। अल्टमैन ने 1886 में माइटोकांड्रिया की खोज की थी। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। और इसी को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बच्चा? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकांड्रिया को। सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। सेल्स का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया को कहते हैं। गौलजी का है भगत सिंह, हाँ ठीक है। अरे भागवत आ जाता है भैया, आपका नाम भगत सिंह आ जाता है हमसे बार बार। एक चौथा ऑप्शन है जिसे आप बाबेरी या बोबेरी कहते हैं, इसने तारक काय के बारे में, यह तारक काय से संबंधित है। तारक काय, ये तारक काय से संबंधित है, ठीक है। ये आदमी कैसे संबंधित है? तारक काय से संबंधित है, तारक काय से संबंधित है। मतलब ये तारक काय को खोजे थे, जिसे हम सेंट्रोसोम कह सकते हैं। तारक काय को अंग्रेजी में हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं सेंट्रोसोम। तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं। बताया भैया? ठीक हो गई बात? एक बार आप लोग बता दें, बात अच्छी हो गई क्या? एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि क्या बात है, ये इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो अच्छा, एक बार और आपका टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट आपका और लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 28। चले देखते हैं। चले भैया देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 टाइम्स, 2 बार कितने दांत आते हैं भैया? अविनाश का 20 आ गया, आकांक्षा का 80 आ गया, अविनाश का 20, पुष्पेंद्र का 20। छोटा सा प्रश्न था, आप लोग कर ही पा रहे इसको। बहुत मतलब ये तो आपका मतलब खुद का व्यक्तिगत अनुभव होगा, है ना। अच्छा ये बताओ कि मनुष्य के दांत में, जो मनुष्य का दांत होता है, इसी तरह से होता ना भाई साहब। ये मनुष्य के दांत हो गए। कितने दांत होते हैं? ये तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं 32 दांत होते हैं, ठीक है। और इसी 32 दांतों में ये जो लास्ट वाला दांत होता है, इसी को कहते हैं बुद्धिदत्ता, बुद्धि, या इसी को अक्लदत्ता कहते हैं। अक्ल दांत, अक्ल दांत। ये बताओ अक्ल दांत किस उम्र में आता है? किसी व्यक्ति में अक्ल दांत आ जाए, बुद्धि दांत आ जाए,
किस उम्र तक के व्यक्तियों में अक्ल दांत होता है? तो बुद्धिदत्ता किस उम्र के व्यक्तियों में होता है? किस उम्र के व्यक्तियों में बुद्धि वाला दांत निकलता है? तो लगभग 26 से 28 या 30, 26 से 30 की उम्र में अकल दांत निकलता है। माने 32वां दांत जो है वो 26 से 30। प्रैक्टिस बैच चलेगा या नहीं? आज शाम का जो बैचेस है चलेगा, सभी बैचेस चलेंगी। आज से आपकी जितनी बैचेस चल रही थी, सुशील सर की सारी बैचेस कंटिन्यूअस चल रही हैं आज से एकदम लगातार धारदार तरीके से। सुशील सर की जितनी भी क्लासेस थी वो कंटिन्यू हो चुकी हैं, मेरी जितनी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं, मैथ वाले सर की, प्रदीप सर की जितनी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू आज से हैं। नए टीचर्स भी हमारे साथ, नई फैकल्टी भी जुड़ चुकी हैं, नई फैकल्टी भी जुड़ चुकी है, जैसे आपके सामने उपस्थित हो ही चुके हैं। कल हम लोग इंट्रोडक्शन सर का दे ही दिए थे, आशीष पांडे सर, तो पांडे जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आज शायद पांडे जी की भी क्लास आपको मिल जाएगी, है ना? तो चलो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। शाम को, हाँ, एक सूचना यह है कि शाम को 7 बजे 7 PM पर अगर आप हमसे जुड़ते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह पे, तो वहां पे मैं आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की क्लासेस देता हूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और जबरदस्त। लेकिन ये शर्त है कि यहां पे आपको वैसाखी अर्थात ऑप्शन नहीं दिया जाता। वैसाखी अर्थात यहां पे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता जो शाम वाली क्लास होती है। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सुबह वाली बैचेस में, सुबह वाली क्लास में ऑप्शन के साथ पूरे टॉपिक पे डिस्कस होता है, जिस टॉपिक से प्रश्न बना है उस पर डिस्कस होता है। शाम वाले में हम लोग फैक्ट टू फैक्ट समझने का प्रयास करते हैं, स्टैटिक जीके को समझने का प्रयास करते हैं, स्टैटिक जीके कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय, थैंक यू।